अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन नुसरत। पाकिस्तान में जो ख़बरें चल रही हैं, वो तो आपने देख ली हैं कि जो पीटीआई के हवाले से एक दफ़ा फिर अटैक आ रहा है पीटीआई के ऊपर। ये इमरान खान के बेटे ने पाकिस्तान का जो जीएसपी प्लस स्टेटस है, उसको ख़तरे में डाल दिया है। हालाँकि उसने बात तक नहीं की। लेकिन साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो पहले कहा जा रहा था कि अमन रिहाई जो इमरान खान की रिहाई फ़ोर्स है, उसका अब नाम बदल दिया गया है। उसका अमन मूवमेंट पता नहीं क्या-क्या कर दिया गया है। बहरहाल उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे आए हैं। और एक और चीज़ जो आरिफ हबीब साहब जो हैं, जिनको बिल्कुल ही मुफ़्त में पीआईए पकड़ा दी गई थी, जिसमें हमारी अफ़वाज के लोग भी थे, वो भी शामिल थे। तो अब वो कह रहे हैं कि जी ये इतनी महँगाई हो गई है, इन्होंने इतनी लेवी लगा दी है इसके ऊपर कि अब पीआईए हम नहीं चला सकते। मतलब ये है कि पीआईए के लिए मज़ीद चलाने के लिए भी या तो शायर यहाँ पे ये कह रहा है कि हम चला नहीं सकते हैं, फ़ौज वाले चला लें, या फिर शायर को ये तकलीफ़ है कि पैसे भी जो हैं वो चलाने के भी हुकूमत दे। बहरहाल इसके ऊपर ज़रा तज़किया करते हैं। जो जंग की सूरत-हाल है, उसकी सूरत-हाल दिगरगूं होती चली जा रही है और हम देख रहे हैं कि प्रेज़िडेंट ट्रंप ने जो कल कहा था कि जनाब हम 10 दिन का मज़ीद मॉरेटोरियम कर रहे हैं, 6 अप्रैल तक चलेगा। उसके बावजूद आज हमने देखा कि उनके ऊपर अटैक हुआ ईरान के ऊपर, फिर ईरान ने काउंटर अटैक किया है और उन्होंने वार्निंग भी दे दी है मुख्तलिफ जीसीसी के कंट्रीज़ को, और वो भी देखते हैं उसकी क्या सूरत-हाल चलेगी। एक मैं आपको बताऊँ, एक ये मैं आपको दिखाता हूँ बल्कि, ये एक रिपोर्ट है जो कि फॉर्मर यूएस सोल्जर्स जो हैं, जो कि उनके वेटरन्स हैं, उन्होंने इकट्ठे होके ये बात की है कि इज़राइली पॉलिसी जो है, वो इस वक़्त गाइड कर रही है अमेरिका के मफादात को। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि ये अमेरिकन्स अब बोलना शुरू हो गए हैं कि वो कह रहे हैं कि दिस कम्स एज़ वेटरन्स अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हैव बीन क्वेश्चनिंग व्हाई इज़राइल इज़ द फेवर्ड एलाई। यानी हर चीज़ अमेरिका में इसराइल की मुनासबत से तय की जा रही है, उसके फैसले हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अब आहिस्ता-आहिस्ता हम देख रहे हैं कि चीज़ें जो हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल विदिन द यूएस होती चली जा रही हैं। और मैंने आपको बताया था कल कि वहाँ पे जो अक्सरियत है लोगों की, वो ये चाह रही है इसी वजह से, द वेरी फैक्ट कि मैंने कल भी आपको बताया था कि इस वजह से कि ये जंग जो है ये इसराइल के बिहाफ़ पे लड़ी जा रही है। वहाँ पे अमेरिकन्स की जो मेजॉरिटी है, वो मुझे एक जो मैं सुन रहा था, एक जो अमेरिकन सोल्जर थी, वो बता रहे थे कि वो देख रहे हैं कि मेजॉरिटी जो है वो इन फेवर ऑफ ईरान है। ईरान की जीत के लिए वो कह रहे हैं कि ईरान जीत जाए तो ठीक है, लेकिन इसराइल को नहीं जीतना चाहिए। तो यहाँ तक नफ़रत का आलम हो चुका है। इसका ज़रा तवजिया करते हैं। तमाम उम्र पे गुफ्तगू करने के हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब असद फ़ैज़ साहब, उनसे बात करेंगे। असद भाई अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। बहुत शुक्रिया। ज़रा थोड़ा-सा पाकिस्तान की बात पहले कर लेते हैं। और वो आप देख रहे हैं कि जो एक तो इमरान खान के बेटे के ऊपर भी इन्होंने अटैक कर दिया हुआ है, हालाँकि उसने बात भी नहीं की जीएसपी प्लस की। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो रिहाई मूवमेंट जो शुरू हुई है, उसमें बड़ी तादाद में लोगों ने केपी में रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया। तो उससे मुझे लग रहा है कि ये तो लाखों की तादाद में चली जाएगी तादाद। जी, इमरान खान के बेटे की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, वो तो ख़ैर मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो जो भी कहता है ना, इमरान खान का बेटा जो है, वो उसका ना कोई पाकिस्तानी सियासत से कोई ताल्लुक है, ना पीटीआई से ताल्लुक है, ना पीटीआई की किसी लीडरशिप से ताल्लुक है। वो तो बेटा है, जो अपने बाप को रिहा करवाना चाहता है, उसकी अपने बाप की सेहत के लिए फ़िक्रमंद है। मैंने ये पटवारी जो थे, मैंने इनसे भी एक आध दफ़ा पूछा, मैंने कहा कि तुम्हारा बाप इस तरह हो जेल में, तुम कोशिश नहीं करोगे? तो उन्होंने कहा, हाँ, हाँ, करेंगे। तो हाँ। मसला सारा ये है कि वो अब उसको जब उसका पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक ही कोई नहीं है, तो वो जीएसटी प्लस के बाद क्यों करेगा? उसका इमरान खान की रिहाई से क्या ताल्लुक है? तो हुँ। इसलिए जो है, ये मेरे ख्याल से इंतहाई फ़ज़ूल बेहुदा बात है। ना उसने की है और ना ये उसका जो टॉपिक था वो था वो। तो ये इसलिए मेरे ख्याल में इसको हमें टोटली इग्नोर कर देना चाहिए। ये पटवारी हमेशा कोई उल्टी-सीधी बात करते थे। झूठ बोलने में पटवारियों का ट्रम्प से मुकाबला है। तो इसलिए अब देखते हैं ज़्यादा झूठ कौन बोलता है। तो कभी आज तक इनके मुँह से सच निकला ही नहीं। उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो जब भी मुँह खोलते हैं झूठ बोलते हैं। मेरे ख़्याल से हमें ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है इसकी। आप उसकी भी बात की थी आपने, वो जो जी, जी। ये मैं विजुअल्स बल्कि आपको दिखा रहा हूँ, ये तादाद देखें ना लोगों की ज़रा। ये जो एक रिहाई अमन मूवमेंट जो है, ये इन्होंने जो शुरू की है, इसमें तो बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो वहाँ पे आ रहे हैं। तो ये तो लगता है कि काफ़ी काम जो है बढ़ जाएगा। देखिए, आज ही मेरे अपने पीटीआई के दोस्तों से बात हो रही थी, जो कि मुझे बहुत अज़ीज़ हैं, बहुत प्यारे हैं मुझे। लेकिन कभी-कभी उनका पेशेंस रन आउट कर जाता है, वो ज़रा बेसब्रे हो जाते हैं। तो हाँ, वो यही कह रहे थे कि भई वो अम, सोहेल अफरीदी कुछ कुछ कर क्यों नहीं रहा? कुछ करना चाहिए इसको, कोई मूवमेंट दिखानी चाहिए इसको। क्या
और फिर बाज़ लोगों को ये भी डर है कि कहाँ इज़ ही नॉट अनदर गंडापुर। गंडापुर। तो हुँ, देखें ये बिल्कुल सोहेल अफरीदी बिल्कुल बहुत ज़्यादा अ, स्टार्क कंट्रास्ट है इन दोनों के अंदर। पहली बात ये है कि वो गंडापुर तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन में, हफ्ते में 2 दफ़ा तो ज़रूर मिलता था जाके हुँ, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट से और पीएमएलएन की लीडरशिप से, और उनसे ये एक दफ़ा भी नहीं मिला, बल्कि इनफैक्ट उसने मना कर दिया था कि पहले इमरान खान से मिला, बाद में बात करूँगा मैं। तो कोई अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि आपने देखा कि जब वक़्त होता है, निकला भी, कराची भी गया, लाहौर भी गया, केपी में भी जगह गया, बल्कि इसके ऊपर तो मानने की कोशिश भी की उन्होंने, कराची, हैदराबाद में, कराची हाँ, में पता नहीं जंगलों से गुज़ार के जहाँ डाकुओं का राज है, वहाँ से लेके आए इसको। तो ये बहुत मेरे ख़्याल से थोड़ा-सा हमें सब्र से काम लेना चाहिए। और मैं बताऊँ, इमरान खान ने अपने हाथों से ये पौधे लगाए हैं। हाँ। ये जो जेन ज़ी लीडरशिप है, ये गलत हो सकते ही नहीं है। ये इमरान खान के लगाए हुए पौधे हैं, ये कभी भी इमरान खान से बेवफ़ाई कर ही नहीं सकते। ये गंडापुर नहीं है लेकिन या और इसमें थोड़ा-सा असद भाई इनको थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, ये आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रहे हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे, स्ट्रीट लेवल पे, छोटे-छोटे जो घरों के लेवल पे एक ऑर्गेनाइज़ेशन जिस तरह होती है, तंज़ीमी जो इदारा जिस तरह होता है, उस तरह भी कुछ करना चाहिए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑर्गनाइज़ेशन वीकनेस तो बहुत ज़्यादा है इमरान खान में, सॉरी, पीटीआई के अंदर। देखिए, हाँ, मैं आपको बताऊँ, बहुत से 74 साल से पाकिस्तान पे मिलिट्री का कब्ज़ा है। उन्होंने सियासतदानों को बनने नहीं दिया, कोई ऑर्गेनाइज़ेशन बनने नहीं दी, हर जगह अपना कब्ज़ा कर लिया। तो ये ऑर्गेनाइज़ेशनल स्किल्स कहाँ से आएँगी? और हुँ, ये ऐसे लोग दुनिया में हर 2-3 सदी में एक पैदा होते हैं। जैसे पिछली सदी में क़ायद-ए-आज़म पैदा हुए थे, इसमें इमरान खान पैदा हुए थे, कि जिनकी के जो मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी भी है, जिनमें इंटेग्रिटी भी है, जिनमें जुर्रत भी है, जिसमें बहादुरी भी है, और जिसमें लीडरशिप स्किल्स भी हैं। हाँ, अब देखें, हाँ, आप हमारे सलमान अकरम राजा को देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक ब्रिलियंट लॉयर हैं, बेइंतहा ईमानदार आदमी हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेग्रिटी है, लेकिन लीडरशिप स्किल ज़ीरो है, 0 बटा 0। हाँ, तो तो फिर इसलिए देखना चाहिए ना। हाँ, यही तो तो चीज़ें ये हैं जो जो देखने हमारी वाली। मुझे जो उम्मीद है वो ये है कि ये जो हमारी जेन ज़ी लीडरशिप जब मैच्योर करेगी, एज़ दे ग्रो, एज़ दे मैच्योर, सोहेल अफरीदी एंड फिर कंपनी, आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो। ठीक ये है। फिर अच्छा, सीख जाएँगे ऑर्गनाइज़ेशन, और ये और आहिस्ता-आहिस्ता चलेंगे। जो बाहर हैं वो गिरफ्तार भी होते जा रहे हैं। आलिया को भी देख लें, आलिया हमज़ा भी गिरफ्तार हो गई, सब कुछ ये सब भी हाँ, सिलसिला चल वो रहा है। आलिया हमज़ा के साथ उन्होंने एक अजीब ड्रामा किया हुआ है, वो जब बाहर निकलती हैं, जब उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ। वो उन्होंने ये तय कर लिया है कि पंजाब में कोई किसी को लीडर, उठने नहीं देना। हाँ, किसी को उठने नहीं देना उन्होंने। हाँ, पंजाब में हाँ। जिस लेवल का ज़ुल्म है, ज़्यादती है, जिस लेवल की बदमाशी और गुंडागर्दी है, वो तो मेरे ख़्याल से अच्छा, पाकिस्तान। अब ज़रा थोड़ा-सा आ जाएँ जी। पीआईए के ऊपर। पीआईए हमारा फ्लैग कैरियर है, ये नेशनल फ्लैग कैरियर को इतना बड़ा इदारा पहले हमने बेच दिया उसको मुफ़्त-ओ-मुफ़्त, और अब हम कह रहे हैं कि जी हम चला भी नहीं सकते हैं। तो ये क्या हो क्या रहा है? ये आरिफ हबीब साहब जो हैं, वो कह रहे हैं कि पीआईए को चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। इस शेर में शायर कह रहा है कि पियाई तो तुमने मुफ्त में दे दी है, अब हुँ, इसको चलाने के लिए भी पैसे दो हमें। हाँ, ये कह रहा है शायर इस शेर में। असल में देखें, आरिफ हबीब का अपना तो, ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो माशाल्लाह हाँ, बहुत कैपेबल है। इन्होंने बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं, लेकिन इन्होंने एयरलाइन तो कभी नहीं चलाई। और हाँ, इसी तरह आपने फ्री में यानी मरियम का जो जहाज़ है, जो उन्होंने अवाम के पैसे से, लूटे हुए पैसों से खरीदा है, जो उन्होंने, एक जहाज़ से भी कम कीमत पे आपने 24 जहाज़ पीआईए के बेच दिए, जिसमें कि 777 भी शामिल थे। तो इस लेकिन अब मसला ये है कि आप जहाज़ तो ले लिए, अब करेंगे क्या आप इनका? चलाएँगे कैसे आप? ऑर्गनाइज़ कैसे करेंगे? पैसे कैसे हाँ। बनाएँगे? तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब, जिस तरह आप पाकिस्तान रेलवे को हर साल 10-12 बिलियन रुपीस देते हैं, उनको उसको चलाने के लिए, पीआईए को इस भी तरह देना में भी शुरू है। कर दें आप। ये, हुँ, जबकि ये तो प्राइवेट सेक्टर में है, चलें वो पब्लिक सेक्टर में होती तो बात फिर भी कुछ समझ में आती हाँ, है। अब हाँ, आपने खरीदा है, खरीदा तो क्या है, मुफ्त में मिला है आपको वो, तो अब आप चलाएँ इसको, कम से कम इतना तो हाँ, करें आप। हाँ। सही बात है, लेकिन वो इनसे चलती नहीं है। बहरहाल, अब आते हैं जी ज़रा ईरान की जंग जो चल रही है मिडल ईस्ट में। उसके बारे में एक तो ये मैं आपको बताता चलूँ, ख़ातून हज़रात के जो रिपोर्ट आई है रेड क्रेसेंट की, वो कह रहे हैं कि ओवर 1900 लोग जो हैं वो इसमें शहीद हो चुके हैं ईरान में। यूएन जो है वो डिमांड कर रहा है कि जस्टिस दी जाए
ईरान के जो स्कूल के बच्चों के ऊपर स्ट्राइक की गई थी, उन बच्चियों को, आपको याद है कि छोटी-छोटी बच्चियों को इन्होंने मार दिया था। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जिस तरह आपने शुरू में बताया था कि मुख्तलिफ जगहों पे वार्निंग दे दी है ईरान ने, क्योंकि उनके ऊपर आज अटैक हुआ इन वायलेशन ऑफ द कमिटमेंट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। और उसके बाद इन्होंने अब उनके जो स्टील वाले प्लांट्स थे उनको मारा, और फिर उसके बाद ईरान ने अब अटैक किया है और उन्होंने वार्निंग दे दी है। आईआरजीसी जो है वो उसने बाकायदा तौर पे अब कह दिया कि जो जीसीसी के कंट्रीज हैं, वहाँ से लोग जो हैं वो यूएस फोर्सेस जहाँ पे भी हैं, उसके करीब के जो एरियाज़ हैं वहाँ से निकल जाएँ। इनडायरेक्ट यूएस ईरानियन नेगोशिएशंस जो चल रही थी, उनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। अलबत्ता जर्मन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो ज़रा थोड़े-से ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो कुछ ना कुछ कर रहा है, पता नहीं उसके ऊपर क्या चल रहा है, अभी तक कोई ख़ास डेवलपमेंट अभी हुई नहीं है। ट्रंप जो हैं, उनकी आजकल हम हर्ज़ा-सराई देख रहे हैं, बहुत अजीब तरह की। आज भी उन्होंने 1-2 बातें बड़ी बहुत ही निचले लेवल की हैं। किसी खातून के बारे में उन्होंने ये बात की, मैं तो दोहरा भी नहीं सकता। हमारा तो इतना हौसला नहीं है कि हम दोहरा सकें, वो कह भी देते हैं और हैं भी प्रेज़िडेंट। तो ये सूरत-हाल चल रही है। असद भाई, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? किधर जा रही है जंग? का सूरत-हाल क्या चल रही है? इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन भी करें। ग्राउंड ट्रूप्स भी जा रहे हैं। आज आपने थोड़ा-सा कुछ हमें एक्सप्लेन भी करना है कि ये सारा जो वहाँ पे मैप के ऊपर क्या सूरत-हाल चल रही है, क्या-क्या चोक पॉइंट्स हैं, वो ज़रा थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें जी सारा। देखिए, आप मैं जब ये कहता हूँ तो आप थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं मुझसे कि ट्रम्प की बात में और गधे की लात में कोई फ़र्क नहीं है। नहीं, नहीं। देखिए, ये हम में और उसमें यही फ़र्क है ना। देखिए ना, हाँ, तो हम ये उस लेवल पे नहीं उन्होंने जा अभी सकते ना, ये मसला ये है। कल ये कहा था उन्होंने कि एक 10 दिन का मॉरेटोरियम है, कोई मिसाइल नहीं हिट करेगा ईरान को, ना ईरान उनको हिट करेगा, ना 10 दिन की जंग बंदी है, हाँ, मॉरेटोरियम है। हाँ, हाँ। और आज ही सुबह इज़राइल ने मिसाइल मार के ईरान के 3 स्टील प्लांट वो जो बड़े है वाले। वो हाँ, मिसाइल हिट किया, तबाह किए, जिसमें हाँ, 70% ईरान का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है स्टील की, वो ज़ाया हो गई। हाँ, हाँ, ये वो प्लांट हैं जो 40 साल से इन्होंने जो सैंक्शन की हुई थी, उसके बावजूद ईरान ने जोड़-जोड़ के मेहनत कर के ये प्लांट बनाए थे। इनके किसी ने कोई इसमें हेल्प नहीं की थी और वो इन्होंने आज तबाह किया। तो ईरान ने उसके जवाब में कह दिया है काफ़ी खुल के कि आपके पास 10-12 घंटे हैं, कतर, कुवैत, बहरीन, या पूरे इलाकों में जहाँ-जहाँ स्टील प्लांट हैं, हम वो सब तबाह करेंगे। वर्कर्स से कहा है आप इसका रुख ना करें, नंबर 1। उस इज़राइल का भी उन्होंने कहा है कि वहाँ भी हम स्टील प्लांट पे हिट करेंगे और इसके अलावा एनर्जी के जो वो हैं प्लांट वो भी हाँ, हिट करेंगे। क्योंकि वो उसका हम र र देखिए, ईरान हमेशा रिटेलिएट करता है, वो कभी पहल नहीं हाँ, करता, उसने हाँ। किसी की और एनर्जी। ये जो उनके वज़ीर ख़ारिजा साहब हैं, उनके अल्फ़ाज़ जो आप बेसिकली उसी का कह रहे हैं, और एग्ज़ैक्टली उन्होंने यही कहा, ईरान विल एक्ज़ैक्ट हेवी, और इसको उन्होंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है, हेवी प्राइस फॉर इज़राइली क्राइम्स। जी, बिल्कुल। और ये हो रहा है और हमें असल में इज़राइल ने उसमें बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, ब्लॉक किया हुआ है, उसने ब्लैकआउट है न्यूज़ का, लेकिन ये फैक्ट है कि इज़राइल में ईरान से कहीं ज़्यादा तबाही हुई है। तब अभी देखें, कुछ इनका यूनाइटेड नेशन में इनका बंदा था, वो कह रहा था कि हम तो सो ही नहीं है कई-कई रातों से, 15 सेकंड का टाइम मिलता है हमें बंकर में हाँ, जाने के लिए, हाँ, हाँ, हम तो ज़िंदगी बंकर में गुज़ार रहे हैं। हाँ, इनका बड़े अपना बंदा विक्टिम यूनाइटेड विक्टिम नेशन में कह रहा है। विक्टिम बन जाते हैं, वहाँ पे जाके विक्टिम बन जाते हैं। हाँ, और ये देखें कि इज़राइल ने तो ये इतना अब इसके पीछे क्या है, हम इस पे स्पेकुलेट नहीं करते। बहुत से लोगों का ये ख़्याल है कि चाइना भी हेल्प कर रहा है और रशिया भी हेल्प कर रहा है और चाइनीज़ सैटेलाइट के ज़रिए इनको पिन पॉइंट एक्यूरेसी से 1400 किलोमीटर दूर हैं वो टारगेट्स, लेकिन पिन पॉइंट एक्यूरेसी से ईरानी मिसाइल्स उनको हिट कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये कि आप देखें, ये जो उनका आयरन डोम और फलाना डोम और ढाका, ये सब नकारा हो गए हैं। और 5% ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना असद जी। भाई, ये वहाँ पे बगैर इजाज़त के एक टैंकर जो था वो गुज़रने की कोशिश कर रहा था, स्नीक इन कर रहा था, तो हाँ। उसको उन्होंने उड़ा दिया है ईरानियों ने, ये आप ज़रा देख सकते हैं। उन्होंने पहले कह दिया था कि हाँ, हमारी इजाजत के बगैर यहाँ कोई नहीं जाएगा, और अभी थोड़ी देर में हम उसको मैप में भी देखेंगे सारा। लेकिन पॉइंट मेरा कहने का ये है कि इसराइल को जिंदगी में कभी इतना पेन इन्फ्लिक्ट नहीं होता, और ना सिर्फ ये कि इसराइल कर रहा है, वहां से लेबनान ने भी तबाही मचा रखी है। लेबनान ने इतने रॉकेट्स मारे हैं, कभी इन्होंने सोचा लेकिन भी नहीं लेबनान होगा। की अपनी भी तो तबाही हो गई है ना, ईरान की भी तबाही हो रही है, लेबनान की भी हो रही है, देखिए, ठीक है। दो चीजें हैं इसमें, मैं हाँ, बताऊं एक चीज। ये आपकी बिल्कुल दुरुस्त बात है, 1900 लोग शहीद हुए हैं, बिल्डिंगें तबाह हुई हैं, लेकिन एक फर्क है। आप ईरान का लैंड मास देखें और आप उसका लैंड मास देखें इसराइल का, कोई जमीन आसमान का फर्क है।
इसराइल ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है, वास्ट मुल्क है, 100 मिलियन की पॉपुलेशन है। इसराइल की 9 मिलियन की पॉपुलेशन है, छोटा सा मुल्क है। सही है, दो मुल्क, सिर्फ दो शहरों में सारी आबादियां रहती हैं, तेल अवीव में और हाइफा के अंदर। तो ईरान ने ये कहा है कि वी कैन टेक द पेन, बट वी विल मेक श्योर दैट वी इन्फ्लिक्ट द सेम पेन ऑन यू। तुम नहीं ले सकते। देखिए, यही ईरान का आपने देखा ईरान ने एयरफोर्स को नहीं बनाई, ईरान ने अपने हाँ एयर डिफेंसेस नहीं बनाए। उनकी तो पूरी स्ट्रेटेजी यही थी, वो पिछले 20 साल से मिसाइल्स बना रहे थे। अभी भी ये कह रहे हैं लोग कि वो ईरान के पास इतने मिसाइल्स हैं कि वो 6 महीने और जंग लड़ सकता है बगैर किसी हम्म। उसके। और मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, इतने ज्यादा हैं। और इजराइल ऑन द अदर हैंड, दे आर रनिंग आउट ऑफ मिसाइल्स, दे आर रनिंग आउट और ऑफ साथ साथ डिफेंस। जो इसका असद भाई जो इम्पैक्ट आ रहा है ना वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर, वो देखे ना कितना शदीद आ रहा है। और आपने ये देखा कि जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो कितनी बढ़ रही हैं। और अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड का और ऑयल का ऐसा कोई इंटरेक्शन है और इंटरकनेक्शन है कि आप ये देखें, जब भी, अगर आप हिस्ट्री में देखें कि जब भी ये ऑयल शॉक्स आए हैं ना, पिछले अगर आप 50 साल को ही देख लें तो 1973 को देख लें, 79 में देखें, 81 को देखें, 2001 और फिर 22 अभी रिसेंटली, हमने देखा कि जब भी ये मेजर ऑयल शॉक्स आते हैं तो जो ईरान में और बाकी जगहों पे हम देखते हैं, जो जब भी इस तरह का मामला होता है तो ये जो गोल्ड प्राइसेस हैं ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये भी एक अजीब बात है और इसका जाहिर है कि इम्पैक्ट जो है वो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में भी तो पड़ रहा है ना। देखिए, उसकी वजह ये है कि जब स्टॉक मार्केट भी जब फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा करता है, जब अनसर्टेनिटी होती है जहाँ पे भी, चाहे वो ऑयल की वजह से हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी बबल फटने की वजह से हो, चाहे वो कोई या चाहे वो आपका रियल एस्टेट के बबल फटने की वजह से हो, जहाँ भी अनसर्टेनिटी होगी लोग नेचुरली गोल्ड खरीदना शुरू कर देते हैं, हाँ हाँ क्योंकि गोल्ड उनके नज़दीक इज़ अ गो टू थिंग। तो हाँ हाँ, अब ज़ाहिर-सी ठीक बात है बात, कि ऑयल की वजह से ठीक बात, इकोनॉमी है, स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट वो कर भी रही चल रहा है, हैं। तो ठीक इसलिए है। लोगों ने गोल्ड से खरीदना शुरू किया, गोल्ड अच्छा, ऊपर एक गया। एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो 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 इनका डिफेंस सिस्टम है, मैं अभी देख रहा था कि अभी जो ईरान ने अटैक किया है तल अवीव के ऊपर और बाकी जगहों पे, उसमें सायरन्स नहीं बजे हैं। इसका मतलब है कि उनका जो, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, बल्कि ये देखें, ये जो है इसमें सायरन्स नहीं बजे, ये सिर्फ अटैक हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि क्या अब उनके पास डिफेंस का जो अपने मैकेनिज्म थे वो भी वीक पड़ गए हैं? देखिए, ईरान ने पहले कहा था कि अब तक हम ये बात उन्होंने शायद 1 हफ्ते पहले की थी शायद, या डेढ़ हफ्ते पहले। उन्होंने कहा अब तक हम जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी ना अपनी, जो रखे हुए थे हमारे पास, वो मिसाइल्स मार रहे थे तुम्हारे ऊपर। और हाँ, ईरान की ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी थी कि उन्होंने पुराने मिसाइल, पुराने ड्रोन मार-मार के उनको उनका जो डिफेंसिव सिस्टम उनको सैचुरेट कर दिया, सारे मिसाइल उन्होंने वहाँ मार दिए। अब उन्होंने निकाले हैं तगड़े वाले मिसाइल अपने, हम्म, और जो कि बिल्कुल लेटेस्ट मिसाइल हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, जिसमें हजार हजार टन के जो है वो वॉरहेड हैं। अब वो बाय द टाइम ये उन्होंने ये मानना शुरू है, इनके पास एयर डिफेंसेस खत्म हो गए हैं, इनके रेडार उड़ा दिए हाँ, ईरान ने, इनके पास जो डिफेंसिव मिसाइल्स हैं वो खत्म होने के करीब आ गए हैं बहुत ज्यादा। अब वो सिर्फ क्रिटिकल वो अपनी अब जो इतना एसेट्स है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना तो ज्यादा हो गया कि अब तो मीम्स बनने भी शुरू हो गई हैं। अगर आपने ये मीम देखी होगी आपने, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की और ये मुश्तबा साहब, ये भी अजीब अजीब अब देखे ना ये बन रही हैं। तो एआई का इस्तेमाल आजकल यहाँ पे भी हो रहा है। इट्स क्वाइट फनी एक्चुअली। अच्छा जी, अब हम जरा आते हैं उस नक्शे के ऊपर। थोड़ा सा हमें जी, बताएं कि ये जो जंग में चोक पॉइंट्स का मामला है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, बाबुल मंदब है, इसी तरह स्वेज है, बाकी चीजें हैं, इसके जरा बताएं कि इसका क्या इम्पैक्ट हो जी, रहा है, किस बिल्कुल, तरीके वो से ये असर। इकोनॉमी की जो आप बात कर रहे थे, इकोनॉमी का जो हम्म, साइड है, आपके मैप अगर लगा दें तो मैं बताता हूँ। देखिए, ये जो है इसमें जो रेड लाइन आपको दिख रही है ना, हाँ, ये वो है कि जो ऑयल ट्रेड के लिए जो शिप्स जाते हैं, शिपिंग लाइन्स आएँगे। आपने ठीक है, देखा होगा, वो अरेबियन सी में आते हैं, अरेबियन अच्छा, सी से वो आप देखें आगे अरेबियन सी जो है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक वो गल्फ ऑफ ओमान है और दूसरा गल्फ ऑफ अदन है, एडन है। जो ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है वो है गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान जो है फिर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है, जो आप देखें। हाँ, वो एक चोक हाँ, पॉइंट है, वो मैंने सर्कल किया हुआ है ऑरेंज हाँ, से उसको। वो एक चोक पॉइंट है। यहाँ से ये, और आप देख रहे होंगे जिस तरह कि ये जो चोक पॉइंट है, जो गल्फ ऑफ ये जो है, ये इसके एक तरफ यूएई है, एक तरफ ईरान है, और ईरान का इस पे टोटल कंट्रोल है इसके ऊपर।
और कोई जहाज गुजर सकता ही नहीं है यहाँ से गुजरे बगैर, यहाँ से गुजरे और ईरान ने कह दिया है कि भाई हमारी ये शराइत है, उस पर आप जा सकते हैं खाली। अच्छा, हाँ, ये जो है, जब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजरते हैं तो सीधे फिर आप उसमें जाते हैं, रेड सी में। पर्शियन गल्फ में जाते अच्छा, हैं। लेकिन अच्छा। आप ये बात नोट करेंगे, पर्शियन गल्फ जो है वो आगे से लैंडलॉक्ड है। वो आप जब यहाँ हाँ, से जाते हैं तो यूएई है, बहरीन है, कतर है, और सऊदी अरब है, कुवैत, वहां पे खत्म हो जाती है। तो जो भी हुँ, जहाज जाते हैं वो आप सऊदी अरब से, कतर से, बहरीन से ऑयल लेके फिर वापस भी उन्हें इसी पॉइंट से जाना पड़ता है जो ईरान कंट्रोल कर रहा है। तो ये अच्छा, अच्छा, और यहाँ पे दुनिया का 20% 20% ऑफ ऑयल यहाँ से निकलता है, ये पर्शियन गल्फ से। तो ये अच्छा, दूसरा जो वो है राउट है, जिस तरह मैं देख रहा हूँ, नीचे जो रेड लाइन है, आप हाँ, इसको फॉलो करें तो वो जाता है अरेबियन सी से, फिर वो गल्फ ऑफ अदन यानी गल्फ ऑफ एडन से में जाता हाँ, है, जो कि नैरो है वो। फिर उसके बाद एक और उसका चोक पॉइंट आ जाता है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। कौन-सा वाला? बाबुल मंदब जो है? हाँ, 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 बाबुल मकदम। वो जो यहाँ जो जो पे जो हाँ, हूथियों के हाथ में है वो। बिल्कुल, जो कि अब यमन जो है वो उस पे बिल्कुल हुतीज़ के हाथ में है, यमन ने उस पे कंट्रोल किया हुआ है। वो बाब-अल मंडब से यहाँ से जब गुज़रता है तो आगे अगर यहाँ वो ये भी एक चोक पॉइंट है, और बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की तरह स्ट्रेट ऑफ बाब-अल मंडब भी और एक। अगर अगर ये यूज़ हो गया तो ये तो फिर बहुत बड़ा लेवरेज मिल जाएगा ईरान को। जी, जी। तो और ये यमनीज़ जो हैं, हुतीज़, ये ईरान के पार्टनर्स हैं। तो ये हाँ, इनके अलाइज़ हैं। तो हाँ, ये अब यहाँ से निकलता है जब बाब-अल मंडब से, तो वो आगे रेड सी में जाता है। रेड सी जो है वो पहले लैंडलॉक्ड थी, लेकिन जब सुएज़ कैनाल बनाई उन्होंने हाँ, 1913 में, जब भी, तो अब वो एक रास्ता खोल दिया उन्होंने, रेड सी से निकल के सुएज़ कैनाल से होते हुए मेडिटेरेनियन सी में जाता है। फिर वहाँ यूरोप और अफ्रीका के बीच में से गुजरते हुए फिर एक और, तो यानी सुएज़ कैनाल इज़ द थर्ड चोक पॉइंट। फिर हाँ। वहां से आगे निकलता है तो आखिर में एक और चोक पॉइंट है, वो स्पेन में, वो वो जो है, जिब्राल्टर वाला है ना? हाँ, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। वो जिब्राल्टर वाला है, हाँ, जी, हाँ। तो वो वहां से निकलता है, और वो फिर वो अटलांटिक ओशन चला जाता है। तो ये यहाँ पे दुनिया का 10% यहाँ से ऑयल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 20+10 दुनिया का 30%, 1/3 ऑयल दुनिया का इसी हुँ, रीजन से जाता है, यही रीजन है। यस। और इस पे इस वक्त ईरान ने मुकम्मल कंट्रोल किया हुआ है। अभी तक उन्होंने हुतीज को और यमनीज को जो है इस्तेमाल नहीं किया है, वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे कार्ड्स इकट्ठे नहीं खेलना चाहते। आप इमेजिन करें अगर जंग शुरू होती है और अमेरिका 82nd लेकिन अगर एयरबोर्न डिवीजन वही ना को। 82nd अगर एयरबोर्न डिवीजन अगर पहुंचता है वहां पे अभी वैसे मैंने सुना था कि वो जो ईरानी है उन्होंने खार्ग आइलैंड जो है उसके ऊपर उन्होंने उसको माइन करना शुरू कर दिया है कि अगर ये लोग आएंगे तो फिर हम वहां पे उनको इस तरह पकड़ेंगे। लेकिन साथ साथ उसके पहाड़ भी हैं। आपको पता है ये पाकिस्तान जो सॉरी ईरान का जो माउंटेनस रीजन है वो बड़ा ट्रिकी किस्म का है। अगर ये वहां पे गए ना वहां पर ये फंस जाएंगे और क्वैगमायर में फंस जाएंगे, जैसे बिल्कुल वहां से निकल नहीं सकेंगे फिर ये। ईरान ने ये भी कहा है कि अगर वहां से हमें लैंडिंग की कोशिश की तो अक्रॉस द सुएज, ये जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, ये यूएई है, हम इसके या इसकी बीचेस में कब्जा कर लेंगे, तो हम दोनों तरफ से मारेंगे फिर हाँ, हाँ, अमेरिकन को। हाँ। और वो कर सकते हैं, ये यूएई तो नहीं रोक सकता उनको। तो वो हम्म, इसलिए, और ये तो इसलिए मेरे ख्याल से आप देखिए, अगर वो अगर वो बूट्स ऑन ग्राउंड करते हैं, उन्होंने कोशिश तो, अमेरिकन तैयारी तो पूरी कर ली है अपनी, 82nd हाँ, एयरबोर्न भी है, और फिर उसके अलावा उनका जो इनकर्जन यूनिट्स हैं सारे, हम्म, वो सारे उन्होंने वो भी मरीन्स भी रवाना किए हैं। और उनका ये ख्याल है तकरीबन 10-11 हज़ार होंगे इसमें। हाँ, लेकिन एक मसला है ना, ईरान के पास मिलियन के करीब हैं सिपाही। तो आप हाँ। 10-11 हज़ार से देखिए, अभी ये उन्होंने कल बहुत 10 लाख जो है उनको नए जो फोर्स बनाई है उन्होंने 10 वो लाख जो की। है वो भी है। देखिए ये हाँ, अमेरिकन, ये बात मैं सोच देख रहा था कि वो किसी ने वो बैठ के अमेरिकन एनालिस्ट, एनालिस्ट नहीं, सॉरी, इनका जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है वो डी मार रहा था, कह रहा था इवोजिमा में भी हमने इसी तरह कब्जा किया था। और भाई दो चीजें हैं, तीन चीजें, एक तो इवोजिमा के अंदर 18,000 खाली जापानीज थे, और अमेरिकन ने 70,000, 70,000 अमेरिकन को लैंड कराए थे 18,000 जापानी से लड़ने के लिए। दूसरी बात ये कि इवो जिमा जो है वो
सैकड़ों मील दूर है मेनलैंड जापान से, तो उनको कोई सप्लाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। ये तो ईरान हुँ। के साथ लगा हुआ है। तो आप उस इस तरह की उल्टी-सीधी बंडल मारेंगे, छोड़ेंगे लोगों के साथ, तो फिर लोग आपको मज़ाक ही उड़ाएँगे और हाँ, क्या मज़ाक ही करेंगे? उड़ाएँगे ना। हाँ, बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये जो मुज़ाकरात की आखिर में ज़रा बात कर लेते हैं। जो मुज़ाकरात का डोल डाला है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने वैसे एक लिहाज़ से तो ख़ैर बड़ा ज़बरदस्त एक ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट डाला है और पाकिस्तान की बल्ले-बल्ले हो रही है। जिसका ज़ाहिर है कि क्रेडिट जो है वो फ़ील्ड मार्शल साहब को जाता है। उन्होंने तो प्रेज़िडेंट ट्रंप के साथ बात भी की है, सब कुछ हुआ है। लेकिन अगर इनके हाथों अगर ये काम हो जाता है तो पाकिस्तान का स्टैचर तो बढ़ेगा ना? देखें, ये जो मुज़ाकरात है ना, ये बेसिकली एक धोखा है, एक फ्रॉड है, जो कि ट्रंप के दिमाग की बात है। ट्रंप को टाइम चाहिए था। पहले उसने कहा था, अगर आपको याद हो, कि 48 घंटे के अंदर-अंदर अगर ये तुमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोली, तो हम तुम्हारे सारे पावर प्लांट उड़ा देंगे, स्टार्टिंग विद द बिगेस्ट वन। डू यू रिमेंबर दैट? हाँ। अच्छा, फिर वो ज़ाहिर बात है, ईरान तो ने नहीं माना, वो डरने वाला नहीं है, उसने 10 मिसाइल और मार दिए उठा के इज़राइल के ऊपर। तो अब क्या हुआ, अब इनको फेस सेविंग चाहिए थी, तो इन्होंने ये शोषा छोड़ा। ये बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वही स्टोरी है जो पाकिस्तान में चल रही है, इमरान खान से मुज़ाकरात हो रहे हैं, इमरान खान से मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो इन्होंने ये शोषा छोड़ा वहाँ पे, कि हम जो है वो मुज़ाकरात करने के लिए जा रहे हैं और पाकिस्तान के थ्रू हम मुज़ाकरात करेंगे। ना तो इन्हें मुज़ाकरात करने थे, ना हैं, ना होंगे। इनका ये तैयारियाँ कर रहे हैं लैंड इनकर्जन की, बेसिकली, जो अपना हाँ। बूट्स ऑन ग्राउंड की। फिर उन्होंने कहा कि जी हम 5 दिन का, 48 घंटे से बढ़ा के 5 दिन का कर रहे हैं अल्टीमेटम। 5 दिन भी गुज़र गए, फिर अब कहा कि हम 10 दिन का कर रहे हैं। तो 10 दिन का हुँ। पहला ही दिन जो था वो इज़राइल ने अटैक कर दिया। तो ये बकवास करते रहते हैं, इनकी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये पूरा जो ये जो कह रहा है ना, ये पीस और ये इनिशिएटिव और ये और वो, ये हाँ। 15 15 पॉइंट्स, वो 15 पॉइंट ही ऐसे हैं, अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो कोई भी नहीं मानेगा उसको। ईरान क्या, कोई भी नहीं मानेगा उनको। तो इसलिए ये सिर्फ़ एक धोखा है, ये फ्रॉड है। कोई अमन नहीं होने जा रहा, कोई, ईरान ने तो साफ-साफ बोल दिया है, ईरान ने तो लिफ्ट ही नहीं कराई है। हाँ, वो ईरान आया ने ही नहीं तो है। वो वो आगाज़ आया भी नहीं देखिए, है। उनके फॉरेन मिनिस्टर का इतने बड़ा सख्त हुँ। बयान दिया है। हाँ, वो आई भी नहीं है ना। चलें, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह आपका तज़िया लेते रहेंगे। असद भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह